ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज की टॉपिक में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग देखेंगे। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, मजा लीजिएगा तो अथाह मजा है यहाँ पर इस चैप्टर में। और एक चैप्टर में बहुत तरह के चैप्टरों का इसमें समावेश भी है, और इस चैप्टर में बहुत तरह के क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो दूसरे कुछ चैप्टर्स का भी हम लोग इसमें समाहित करके और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िया से पढ़ सकते हैं, नीट वगैरह की बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखते हैं हम लोग, देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन एराइज हो जाते हैं। ये तो मजा लेने की बात है, पढ़ने की बात है, कितना तरह का राह चलते कितने तरह के क्वेश्चन हम लोग एराइज कर सकते हैं और ले सकते हैं। चलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। मोटा मोटी जो सवाल है हमारे पास कि इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमको तीन टॉपिक पर मुझे बात करनी है। एक्चुअली एक बात करनी है कि लाइफ स्पैन पर बात करनी है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन की स्थिति क्या है। दूसरी बात करनी है कि रिप्रोडक्शन जो दो प्रकार के हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इन दोनों पर बात करनी। तीन टॉपिक पर मुख्यतः बात ही करनी है हमको। एक बात करनी लाइफ स्पैन, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। बस तीन टॉपिक पर। तो फर्स्ट टॉपिक मेरा है आपके सामने लाइफ स्पैन। क्या है रे भाई? कोई भी जीव जन्म लेता है और जन्म से जब उसकी कोई नेचुरल डेथ होती है, उसके बीच की जो पीरियड है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का पीरियड यही कहलाता है लाइफ स्पैन। इसी चीज को मैंने कहा कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसी को लाइफ स्पैन कहते हैं। बहुत सारे लोगों का मैंने यहां पर दिया है आपके एनसीईआरटी के तहत। एलिफेंट 60 to 90 years, रोज 5 to 7 years, डॉग 20 to 25 years, बटरफ्लाई 1 to 2 weeks, क्रो 15 years, बनाना ट्रीज 25 years, टर्टवाइज 100 to 150 years, काउ 20 to 25 years, पैरट 140 years, क्रोकोडाइल 60 years, हॉर्स 60 years, फ्रूट फ्लाई 2 weeks, राइस प्लांट 3 to 4 month, बनियान ट्री 200 years to 300 years। ये हमने देखा। इसमें कुछ आपको ऐसा कुछ विलक्षण दिखाई दे रहा हो, कुछ अलग दिखाई देता हो। हाँ, आंखें होंगी तो वो दिखाई देगा। आंखें मेरी कहती है कि यहां जो आपने लिखा क्रो के लिए 15 years और यहां जो आपने पैरट के लिए 140 years जो लिखा आपने, यह हमारे आंख में एक चमक पैदा करती है कि लगभग दोनों का साइज सेम था, लेकिन फिर एक क्यों 140 साल जिंदा रहता है और एक क्यों 15 साल ही जिंदा रहता है। यहां पर आकर हमारी नजरें ठहर जाती है और टिक जाती है। तो क्वेश्चन यहां से उठता है, यही से उठता है कि आखिर वह क्या कारण है कि लाइफ स्पैन सबका अलग अलग है, किन चीजों पर निर्भर करती है और किन चीजों पर निर्भर नहीं करती है। तो ये तो तय है कि यह जो हमने देखा, तो इससे हमने सीधे अनुमान लगा लिया कि साइज पर तो भाई लाइफ स्पैन किसी हाल में निर्भर नहीं करती है। साइज पर तो निर्भर करती ही नहीं है, साइज पर निर्भर नहीं करती है। ये तो हम लोग कंपेयर किए क्रो और पैरट का, तो हमने देख लिया कि साइज पर निर्भर नहीं करती है। अगर मैंगो और बनियान ट्री का भी देख लो तो मैंगो मुश्किल से 50-60 जाएगा, तो वही बनियान ट्री जो है सो कि देखे है कि 200 to 3 years तक जा रहा है। यह दिखा रहा है कि लाइफ पीरियड डज नॉट साइज डज नॉट अफेक्ट लाइफ पीरियड। ये साइज जो है सो कि लाइफ पीरियड को अफेक्ट नहीं करता है। ये हम लोग देख लिए, ठीक है ना। तो लाइफ स्पैन साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ये तो हम लोग एकदम खुल्लम खुल्ला देख लिए। कुछ आंखें कुछ और दौड़ाए, बड़े सूक्ष्म नजरों से देखा,
तो देखा कि एक चीज पर मेरी नजर ठहरती है कि जिन लोगों का इवोल्यूशन इस पृथ्वी पर जो लोग पहले आए, शुरुआत के दिनों में जो लोग आए, जब पृथ्वी का जन्म हुआ उसके बाद जल्दी से जो आ गए, और देखा कि जो लोग बाद में आए, ये दो तरह के लोगों को मैंने देखा। तो वहां पर नजरें ठहरती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग पहले आए हैं उनका लाइफ पीरियड कम है, जो लोग बाद में आए हैं उनका लाइफ पीरियड ज्यादा है। यही लाइफ स्पैन जो हमने देखा कि जो अर्थ पर पहले आ रहे हैं उनका जो है सो कि लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, और जो बाद में अर्थ पर आ रहे हैं उनका लाइफ स्पैन थोड़ा ज्यादा है। ये क्या रिमार्केबल चीज है, इस पर हम लोग रिमार्क किए हैं। चलिए कुछ और बातों को देखते हैं कि क्या मामला है। तो डेथ तो सर्टेन है, लाइफ स्पैन जो रह जाए, डेथ क्या है, सर्टेन है। डेथ निश्चित है, लेकिन फिर वहां पर रिमार्क जाता है मेरा कि यहां पर हम दो बात लिखे हैं डेथ इज सर्टेन में कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। कोई दुनिया में कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो मरता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है, सब के सब मरणशील है, सब मरते हैं, सबका डेथ होता है, सब इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं। लेकिन उसी में एक लोग ऐसे भी हैं, ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके बारे में कहा जाता है कि इज मोर्टल। सब नासवान है, लेकिन ये नासवान नहीं है, ये मोर्टल है। इनका डेथ नहीं हो पाता है, नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कोई नेचुरल डेथ नहीं होता है। होता क्या है, इनका मामला क्या है, जैसे मैच्योर करते हैं दो भागों में बढ़ जाते हैं, दो से अधिक भागों में बढ़ जाते हैं। कभी अनफेवरेबल कंडीशन हुआ तो स्थिर बने रहते हैं, फिर ग्रो कर जाते हैं। तो इनमें ऐसी हालात है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर्टल है, यानी कि इनका डेथ जो है सो कि फाइनली नहीं है, जबकि सारे इनको छोड़कर जितने लोग हैं उन सब का डेथ सर्टेन है। इनके बारे में डेथ सर्टेन की बात नहीं हो पाती है क्योंकि इनका कोई नेचुरल डेथ नहीं होता है, ये बचा लेते हैं अपने आप को। तो ये बहुत रिमार्केबल चीज है, ठीक है। और पूरी दुनिया में अगर जीवन की कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करता है तो उसका नाम है रिप्रोडक्शन। कैसे जीवन में निरंतरता बनी रहे, लाइफ चलती रहे, किस कोई जीव का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता रहे, या कोई इंश्योर करता है तो उसका नाम है रिप्रोडक्शन। आखिर ये है क्या भाई, रिप्रोडक्शन है क्या? उसी चीज को मैंने देखा कि वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वैसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है कौन, रिप्रोडक्शन, इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, कि कोई भी जीव अपने ही जैसा, ठीक अपने ही जैसा अपनी संतति को देता है। तो ऐसी बात अगर है, ऐसी कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी संतति को देता हो, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। यही रिप्रोडक्शन है और इसी रिप्रोडक्शन के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हमको उसी को देखना है। एक छोटा सा बीच में टॉपिक आया था लाइफ स्पैन, हमने इसको थोड़ा सा देख लिया कि लाइफ स्पैन क्या था। मैंने समझ लिया है कि ये जो है सो कि साइज पर निर्भर करता नहीं है, ये जो है सो कि ये
इवोल्यूशन पर देखे हैं कि इवोल्यूशन जिसका इवोल्यूशन पहले हुआ है वो उनका साइज उनका लाइफ स्पेन कम है, और जिनका बाद में उनका लाइफ स्पेन ज्यादा है। ये क्लियर कट है, और डेथ सर्टेन है। लेकिन उसी में देखे, किसको देखे, डेथ तो सर्टेन है, कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसका डेथ सर्टेन नहीं है। लेकिन उसी में देखा हमने, उसी में किसको देखा, उसी मैंने देखा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को। किसको देखा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, जिनका नेचुरल डेथ नहीं है, तो इनको हम लोग उस कैटेगरी से बाहर कर देते हैं। और आज फिर हम लोग देख रहे हैं रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। पुनः हमने देखा कि वैसा बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस। यंग वंस माने ऑफ स्प्रिंग को देता है, सिमिलर टू जो इन्हीं के समान है। अब इसी ऑफ स्प्रिंग, यही ऑफ स्प्रिंग क्या करता है, यह ऑफ स्प्रिंग जो है, यह ऑफ स्प्रिंग ग्रो करता है, मैच्योर करता है, और फिर प्रोड्यूस करता है न्यू ऑफ स्प्रिंग को। क्या क्या करता है ये ऑफ स्प्रिंग, पुनः यह ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा, और न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। और यही फिर साइकिल चलेगा। साइकिल क्या चलेगा कि बर्थ होगा, ग्रोथ होगा, फिर डेथ होगा, बर्थ होगा, ग्रोथ होगा, डेथ होगा, बर्थ होगा, ग्रोथ होगा, डेथ होगा। यही साइकिल चलेगा और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी रहेगी। और यही रिप्रोडक्शन तय करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को। तो रिप्रोडक्शन एनेबल है किसके लिए, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज, कि कोई भी स्पेसीज कैसे उसकी निरंतरता बनी रहे, कैसे वो पृथ्वी से समाप्त नहीं हो जाए, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वह चलता रहे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वह चलता रहे, यह तय कोई करता है, तो उसका नाम है रिप्रोडक्शन। और यही रिप्रोडक्शन क्या करता है, जेनेटिक वेरिएशन। दो चीजों के लिए रिप्रोडक्शन तो है, दो ही काम के लिए रिप्रोडक्शन है, एक कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और दूसरी है जेनेटिक वेरिएशन के लिए। क्या जेनेटिक वेरिएशन, तो क्रिएट करता है, जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट करता है और इनहेरिटेट करता है, क्रिएट भी करता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी लेकर भी जाता है। जिसका जो गुण है, जो ह्यूमन का गुण है, उस ह्यूमन के गुण को फिर अगली पीढ़ी में ह्यूमन के गुण में देता है। ये इनहेरिटेट करता है और क्रिएट भी करता है। नए नए मिलते हैं, नई नई तरह की गुण भी उत्पन्न होते हैं। तो ये अगर है लाइफ के साथ, जीव के साथ, जीवन के साथ, तो रिप्रोडक्शन के पास दो ही मामले हैं, यू कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट भी करता है, इनहेरिटेट भी करता है। ये चीज को समझ गए कि काहे के लिए रिप्रोडक्शन सिर्फ इसी के लिए हम लोग देख रहे हैं। और बड़ी लार्ज डाइवर्सिटी है। एक और चीज देखते हैं कि जितने ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो अपने हिसाब से जो है सो कि अपनी सहूलियत के हिसाब से उनके पास मेथड है रिप्रोडक्शन करने का। ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। कैसे वे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, कैसे उनकी संख्या बढ़ेगी, कैसे वो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करेंगे, ये सब ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी मैकेनिज्म कुछ खास है। और निर्भर करता है किस पर, हैबिटेट पर। क्या ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में रहता है उस पर भी निर्भर करता है। इस पर भी करता है कि उसका इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, इंटरनल फिजियोलॉजी पर भी उसके निर्भर करता है। और अदर फैक्टर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिस पर भी वो निर्भर करता है कि कैसे वो रिप्रोड्यूस करे, कैसे ऐसे तो उसका अपना ओन मैकेनिज्म है कैसे, लेकिन वो कैसे अपना रिप्रोड्यूस करे, ये उसके हैबिटेट पर, इंटरनल फिजियोलॉजी पर, और बहुत सारे सेवरल अदर फैक्टर्स हैं जिसके कारण वो हर ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म। यही कारण है कि वे हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी, सेवरल अदर फैक्टर्स, यही कारण है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अपना अपना उनके सबके पास अपना अपना मैकेनिज्म है कि कैसे ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करे, कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई करे।
ये मामला है। और इन्हीं लोगों के कारण ये सब चीजों को हमने देखा। बड़ी लार्ज डाइवर्सिटी है, अलग अलग जिंदगी है, लेकिन उस सब के बीच हमने जाकर दो भागों में मैंने बांटा रिप्रोडक्शन को, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि व्हाट इज एसेक्सुअल एंड व्हाट इज सेक्सुअल। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, एकदम खुल के कहती है कि सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो और विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं गैमिट फॉर्मेशन हो। गैमिट फॉर्मेशन के साथ भी और गैमिट फॉर्मेशन के बिना भी अगर होता है रिप्रोडक्शन तो उसको एसेक्सुअल कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी कहती है कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट ये शर्त देती है, सिंगल पेरेंट हो, सिंगल पेरेंट से हो। दूसरी शर्त देती है कि विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, कि गैमिट फॉर्मेशन के साथ भी गैमिट फॉर्मेशन के बिना भी। तो ये दो शर्त देता है, एक सिंगल पेरेंट का और गैमिट फॉर्मेशन के साथ भी या उसके बिना भी। तो वैसे रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह आपकी एनसीईआरटी कहती है, मैं कुछ अलग कह सकता हूं, हो सकता है। सेक्सुअल के बारे में कहता है कि व्हेन टू पेरेंट्स, यहां देखिए सिंगल पेरेंट, यहां कहता है कि व्हेन टू पेरेंट्स, वो भी अपोजिट सेक्स के हों, पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। जब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में ये जो है सो कि पार्टिसिपेट करते हैं और आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। एक बहुत बड़ी बात कहा कि दो पेरेंट्स तो हो ही, उनका पार्टिसिपेशन हो और प्लस मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। लेकिन यदि तुम मुझसे कहोगे कि सर आप क्या कहते हैं, मेरे पास बस एक ही फॉर्मूला है कि फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होता है, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फ्यूजन ऑफ गैमिट्स नहीं होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं इतना ही भर बात आपसे कहूंगा कि फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होगा तो उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फ्यूजन ऑफ गैमिट्स नहीं हो तो उसको कहते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कहानी को मुझे आगे बढ़ानी है, उस एनसीईआरटी के लाइन पर बढ़ेंगे और अपनी लाइन पर बढ़ेंगे। चलते हैं, देखते हैं कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है और एनसीईआरटी की बातों में कितनी सच्चाई है। इसी को तराजू पर तौलने चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। एनसीईआरटी कहता है कि इसमें सिंगल पेरेंट होगा और इसमें कहता है कि टू पेरेंट्स होगा। पहले तो इस पर हम लड़ाई लड़ लेते हैं, इसकी लड़ाई को हम लोग देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं। रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल में, टू पेरेंट्स भी होता है और वन पेरेंट से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वाह, हमारे पास तर्क है कि कहां वो है सर कि जहां पर एक ही पेरेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए। टू पेरेंट्स के तो हम लोग देखते हैं कि मेरे मम्मी होंगे, मेरे पापा होंगे और मेरा जन्म हुआ होगा। तो मेरे पापा यूनिसेक्सुअल थे, मेरी मम्मी यूनिसेक्सुअल थी, यानी मेरे पापा के पास, मेरे पापा जो है सो मेल गैमिट दे सकते थे, मेरी मम्मी फीमेल गैमिट दे सकती थी, और दोनों से मिलकर फिर मैं भी यूनिसेक्सुअल हो जाऊंगा। या तो मेरे पास मेल होगा ना तो मेरे पास फीमेल गैमिट होगा। ये टू पेरेंट्स की कहानी है, ये आंखों से हम लोग देखते हैं ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन एक पेरेंट वाला कहानी कहा है सर, तो सर कुछ लोग बाइसेक्सुअल होते हैं। मेरे पापा यूनिसेक्सुअल थे, मेरी मदर यूनिसेक्सुअल थी। व्हाई माय पापा इज यूनिसेक्सुअल? बिकॉज he has only one type of gamete, male gamete, and my brother produced only one type of gamete, female gamete. So my father is unisexual, my mother is also unisexual, but who is bisexual? तो जिसके पास दोनों हो, मेल और फीमेल मामले दोनों हो, तो उसको कहते हो बाइसेक्सुअल, या उसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं उसको। इसका मतलब कि मेल एंड फीमेल बोथ इन वन बॉडी,
कि एक ही बॉडी में मेल भी हो, एक ही बॉडी में मम्मी भी हो और एक ही बॉडी में पापा भी हो। तो ऐसे लोगों को कहते हैं, वैसे लोगों को कहते हैं बाइसेक्सुअल या कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो बताओ, वन पेरेंट हुआ कि नहीं हुआ? एक ही बॉडी में यदि दोनों हो तो उसको वन पेरेंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। इसके उदाहरण में हम चलते हैं, इसी बाइसेक्सुअल के उदाहरण में चलते हैं। तो हमारे पास है टेपवर्म। कौन है? टेपवर्म। हमारे पास की एक ही बॉडी में अगर दोनों है, ऐसे उदाहरण हमको अर्थवर्म में भी मिलता है। लेकिन सर आपने अर्थवर्म को इधर लिखा है और टेपवर्म को इधर लिखा है। जी, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? एकदम समझते चलेंगे क्या फर्क है, एकदम डिफरेंशिएट करते चलना, एकदम कंसेप्ट को क्लियर करते चलो यार। क्या है ये? अर्थवर्म में क्या है और टेपवर्म में क्या है फर्क? अर्थवर्म के पास दोनों चीजें हैं। अर्थवर्म में और एक ही अर्थवर्म में, एक ही केचुआ में, केचुआ देखे हो, किसानों का हितैषी, ठीक है ना? कोई मित्र है तो केचुआ है, बेचारा जमीन में बहुत माटी में घुला मिला रहता है और बेचारा जो है सो कि बहुत उपजाऊ बनाता है जमीन को। यही अर्थवर्म, इसी अर्थवर्म की बात करते हैं। इस अर्थवर्म के एक ही अर्थवर्म में दोनों है, मेल भी है और फीमेल भी है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि ठीक है एक ही में है, लेकिन एक ही बॉडी में अपने दोनों का यूज करके नए न्यू ऑफस्प्रिंग को नहीं देता है, नए संतति को नहीं देता है। इसकी एक खासियत है। जब एक अर्थवर्म दूसरे अर्थवर्म के निकट आता है तो एक अपना मेल वाला देता है, दूसरा अपना फीमेल वाला दे देता है, तब जाकर जो है सो कि ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। तो इसको हम टू पेरेंट्स में ही रखे हैं। क्यों रखे हैं? कि ठीक है एक ही अर्थवर्म में दोनों है, लेकिन जब भी ये ऑफस्प्रिंग देते हैं तो दो अलग अलग अर्थवर्म जो आपस में मिलते हैं, तब जाकर ऐसा खेल होता है। इसीलिए इसको हम क्या किए हैं कि टू पेरेंट वाले खेला में रखे हैं, वन पेरेंट वाले खेला में नहीं रखे हैं। नहीं तो अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल ही है। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन टेपवर्म के एक ही बॉडी में मेल भी है और फीमेल भी है, और यह बेचारा मजबूर है। यह है कहां? अरे ये तो हमारे पेट के अतरी में फंसा हुआ है रे भाई। ये दूसरा जगह थोड़े है, मेरे अतरी में है। कहां जाए, कहां अपना यार दोस्त खोजे, मिलता कोई नहीं है। तो बेचारा मजबूर है, इसीलिए अपने ही एक ही बॉडी में जो मेल है और फीमेल है उसका यूज करके नए ऑफस्प्रिंग को, नए संतति को जन्म देता है। और इसी को कहते हो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हो। तो टेपवर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, टेपवर्म बाइसेक्सुअल होता है और सिंगल पेरेंट से हो जाता है। अब बताइए हमको कि हमारा जो एनसीईआरटी कहा है कि टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स, टू पेरेंट्स नहीं, एक ही पेरेंट से ही काम हो सकता है, क्योंकि एक ही पेरेंट में मेल और फीमेल मुझे दिखाई दे देता है। तो इस खेल को हमने समझा है, इस खेल को मैंने समझा है। और दूसरी इसके आगे खेल बढ़ाते हैं तो देखते हैं। देखिए भैया, ये सेक्सुअल में मैंने बात किया, एक सेक्सुअल में आपका एनसीईआरटी कहा कि सिंगल पेरेंट होना चाहिए, एक बात बोला। दूसरी बात कहता है कि विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, कि गैमिट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिना गैमिट फॉर्मेशन के या गैमिट फॉर्मेशन के साथ भी। तो इसके आधार पर हम लोग पहला बात यहीं पर करते हैं कि कैसे विद और विदाउट गैमिट फॉर्मेशन आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहां पर मैं बात करता हूं विदाउट गैमिट। तो हम लोग कहीं जानते हैं विदाउट गैमिट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन
विथ गैमिट, देखिए विथ गैमिट, इसमें भी सिंगल पेरेंट की बात तो कहा है, एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट से होता है, ठीक है। देखते हैं विथ गैमिट, तो विथ गैमिट्स के साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो उसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। विथ गैमिट्स के साथ यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये है क्या रे भैया, पार्थेनोजेनेसिस है क्या? चलते हैं उस खेल को समझते हैं कि ये कैसे खेल हो गया, उसी खेल को समझते हैं। बहुत दूर नहीं जाते हैं, एक हिस्सा लेते हैं, सिर्फ एक हनी बी का हिस्सा लेते हैं और वही सब लोग बात करते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस हनी बी में कैसे होता है, इसको हम खेल को समझते हैं। आपने मधुमक्खी को देखा है या नहीं देखा है? मैंने देखा है, आपको मैं कहता हूं कि हनी बी जो है 3 प्रकार की, एक क्वीन होती है, एक वर्कर होता है और एक ड्रोन होता है। ठीक से सुनिएगा मेरी कहानी को। हनी बी 3 प्रकार के होते हैं, एक ही छत्ते में 3 तरह के लोग होते हैं, एक क्वीन होता है, एक वर्कर होता है, एक ड्रोन होता है। और पूरे छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन होती है, दूसरा नहीं, एक ही। और वर्कर की भरमार होती है, ड्रोन की भरमार होगी। एक बात। दूसरी बात बता रहे हैं कि क्वीन जो है सो कि फीमेल है, वर्कर है ये भी फीमेल है, लेकिन ड्रोन मेल है। 2 बात बताए कि हनी बी 3 प्रकार के, क्वीन, वर्कर और ड्रोन, और ये हनी बी में क्वीन फीमेल, वर्कर फीमेल और ड्रोन मेल। और बात बताते हैं, ये क्वीन ट्वेन होता है, फीमेल ट्वेन होता है, लेकिन मेल एन होता है। यानी क्वीन डिप्लॉयड होता है, वर्कर डिप्लॉयड होता है, लेकिन ड्रोन हैप्लॉयड होता है। 3 बात बताए, ठीक से समझिएगा मेरी बात को। चौथी बात बता रहे हैं कि क्वीन फर्टाइल होती है, यानी कि ये बच्चा उत्पन्न कर सकती है। वर्कर स्टेराइल होता है, इनको दम नहीं है कि ये बच्चा उत्पन्न कर दे, भगवान ने इनको दिया ही नहीं है। फीमेल है लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए नहीं। इसका क्वीन, इसी को अधिकार है संतति को, ऑफ स्प्रिंग को जन्म देने का, इसी को अधिकार है। चलते हैं उसी क्वीन के पास, उसकी खेल को समझते हैं, कैसे वो ऑफ स्प्रिंग को उत्पन्न करती है। ये क्वीन है, ये क्वीन। और एक बात बहुत शानदार समझिएगा, पूरी जिंदगी में यह क्वीन सिर्फ एक ही बार इंटरकोर्स करती है, सिर्फ एक बार इंटरकोर्स करती है, दोबारा नहीं करती है। तो जब ये क्वीन मैच्योर हुई, यानी रिप्रोडक्शन करने की लायक हुई, तब ये निकलती है नफ्सियल फ्लाइट पर। नफ्सियल फ्लाइट पर निकलती है, यानी कि जब क्वीन अपने निकलती है कि अब मैं मेटिंग करूंगी, उस फ्लाइट को क्या कहते हैं हम लोग? नफ्सियल फ्लाइट कहते हैं। अपनी छत्ता से बाहर निकलती हैं बेचारी, और जब निकलती हैं तो इनके पीछे ये ड्रोन लग जाते हैं, ये सब ड्रोन लगते हैं। और उसमें जो सबसे आगे ड्रोन जो पहुंच जाता है, जो इसके पास पहुंच जाता है, वही ड्रोन इसके साथ इंटरकोर्स करता है। और इस तरह से इंटरकोर्स होता है, इस तरह से इंटरकोर्स होता है कि एक ही बार में यह क्वीन उस ड्रोन से सारा उसका स्पर्म ले लेती है, जितना हो सकता है सब ले लेती है। और इतना जबरदस्त आलिंगन होता है कि उसके बाद वह ड्रोन किसी काम के लायक नहीं बचता है। शरीर छोड़ा, मौत, किसी काम के लायक नहीं रहता है। यह क्यों उसको किसी फिर काम के लायक नहीं छोड़ती है कि फिर तू किसी और के साथ
तो जिंदा ही नहीं रहोगे। सारा स्पर्म, सारा उसका एनर्जी सब खींच लेती है। और यह क्वीन जो है क्या करती है, उस सारे स्पर्म को अपने शरीर के अंदर जो है सो कि स्टोर कर लेती है, स्टोर करके रखती है। और जैसे जैसे अपना एग इसका उत्पन्न होगा, एक एग उत्पन्न की तो इसमें से एक स्पर्म ली और उसको जो है मिला ली, और उसके मिलाने से, उसके मिलने से मान लो कि वर्कर बनेगा या क्वीन बनेगी। मिला, वर्कर बनेगा या क्वीन बना, तो क्वीन तक ही रहती है, तो जल्दी क्वीन बनता नहीं है, ये वर्कर बनते चले जाते हैं। इसका एग निकला, इसमें का स्पर्म ली, अपना जो स्टोर की हुई है अपना स्पर्म, उसी स्टोर में से एक ली और अपना एग निकाली और उससे स्टैंड। लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि यह स्पर्म खत्म हो जाता है। जिस दिन यह स्पर्म खत्म हो जाएगा और यह एग निकाल रही है, तब क्या होगा? तो जब स्पर्म खत्म हो जाएगा और जब इसका एग बच जाएगा, तो यही एग को जो अनफर्टिलाइज्ड, ठीक है ना, अनफर्टिलाइज्ड गैमिट है, ठीक है ना, इससे बनता है ड्रोन मेल। और ये एन रहता है, क्योंकि एग तो एन है, और एग और स्पर्म मिलता तो दोनों एन एन मिलकर 2n बनता है। या तो फीमेल ये वर्कर बनता और न तो क्वीन बनता। तो इसके जब खत्म हो जाता है, जब स्पर्म खत्म हो जाता है, तो यही एग जो है सो कि ये अनफर्टिलाइज्ड गैमिट है, और यही क्या बनाता है, ड्रोन मेल बनाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नई संतति बना। और इसी एसेक्सुअल प्रोसेस जो है, इसी को हम लोग कहते हैं कौन सी, पार्थेनोजेनेसिस। गैमिट का फ्यूजन नहीं हुआ, विदाउट फ्यूजन गैमिट के विदाउट फ्यूजन बनता है, संतति का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमिट, यही मैं बात कर रहा हूं कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमिट होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। और यहां पर विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमिट हुआ है, और ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमिट, जिसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमिट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। गैमिट का इन्वॉल्वमेंट है विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट, गैमिट का इन्वॉल्वमेंट है, गैमिट का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमिट। गैमिट है, गैमिट तो है, लेकिन गैमिट का इन्वॉल्वमेंट होते हुए गैमिट का फ्यूजन नहीं हुआ। तब गैमिट का इन्वॉल्वमेंट हो लेकिन गैमिट का फ्यूजन नहीं हो, तो ऐसे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। यही मैंने बताया है पार्थेनोजेनेसिस क्या है, एकदम क्लियर कंसेप्ट समझे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, लेकिन कैसा है कि जिसमें गैमिट का इन्वॉल्वमेंट है, गैमिट तो है, लेकिन गैमिट का फ्यूजन नहीं है, तो ऐसे प्रोसेस को ही पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। मेरी समझ है कि शायद आपको समझ में आई होगी कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, ठीक है। और अभी पार्थेनोजेनेसिस को थोड़ा सा हम थोड़ा सीखना चाहते हैं, और थोड़ा सा डीप थोड़ा सा चलना चाहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ अनफर्टिलाइज्ड गैमिट। अनफर्टिलाइज्ड गैमिट के साथ जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उसी को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यहां पर मैंने 3 तरह का लिया है, एक कहते हैं आर्नेनोटोकी, और एक कहते हैं थिलिटोकी, और एक है एम्फिटोकी। आर्नेनोटोकी जब होगा तो पार्थेनोजेनेसिस से मेल बनेगा, जैसे अभी हम लोग देखा हनी बी में अभी मेल बना है। अभी देखा है कि जब आर्नेनोटोकी हुआ तो क्या बना है, ये मेल बना है, मेल बना। और जैसे हनी बी में देखा, ऐसा ही वेस्ट में भी होता है और टर्की में भी होता है।
बहुतों बार ये सवाल पूछ लिया है। टर्की पर तो बहुतों बार सवाल है कि टर्की में क्या होता है, तो टर्की में जो है सो कि पार्थेनोजेनेसिस होता है और ये का मेल बनेगा। वेस्ट में भी वेस्ट हिरनी बिरनी देखते हैं ना, हारा बिरनी बिरनी, ये वेस्ट में भी होता है ये पार्थेनोजेनेसिस, उसमें भी मेल बनेगा। ये है आर्नेनोटोकी, ये है थीलीटोकी, ये इससे फीमेल बनता है, इससे फीमेल बनता है। जैसे कुछ हमारे पास लिजार्ड्स है, कुछ खास लिजार्ड्स है, लिजार्ड्स ग्रुप में ऐसा पाया जाता है कि उसे फीमेल बना सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस से। और जिसमें मेल या फीमेल दोनों बन जाए, ठीक है ना, जैसे फाइट्स, यहां से भी क्वेश्चन आपको बार बार आपके क्वेश्चन आता है आपके नीट वगैरह में, फाइट्स एम्फीटोकी, इससे एम्फीटोकी में दोनों बना सकते हो, मेल और फीमेल दोनों बन सकते हैं, इसलिए इसको एम्फीटोकी कहते हैं। तो आर्नेनोटोकी मेल बनाने के लिए, थीलीटोकी फीमेल के लिए, और एम्फीटोकी मेल या फीमेल के लिए। बहुत बढ़िया पढ़े हम लोग पार्थेनोजेनेसिस, बहुत सुंदर हम लोग पढ़े। अब हम लोग देखते हैं कि अभी तक देखे कि विथ गैमिट, विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है ना। आप कहोगे तो सारे मेथड्स को हम दिखा सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स है और सब मेथड्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस सारे मेथड्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मुझे जगह दीजिए, ठीक है ना, हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं, थोड़ा सा जगह दीजिए। हमने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो विदाउट गैमिट होता है, देखिए कितने प्रकार का होता है, मैं उसको दिखा रहा हूं। ये कितने प्रकार के होते हैं इसको जरा सा समझिए। ये जो है ये बहुत तरह का है इसका। एक है फ्यूजन, एक है बर्डिंग, एक है एस्पोरुलेशन, एक है बर्डिंग, एक है तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन, एक है आपका रीजनरेशन, एक है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स से भी हम लोग बनाते हैं। प्रोपेगेशन में लिख रहा हूं, प्रोपेगेशन में लिख रहा हूं, वहां पर मैं बात करूंगा आपसे। इतनी सारी मामले हैं, इतने तरह से हम लोग विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट, जिसमें गैमिट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो और हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, इसको हम लोग देखने चलते हैं। तो इसमें हमने देखा है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दो तरह के हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब आपको समझ में आती है कि यूनिसेलुलर यानी कि जिसमें सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म बना हो। इसमें भी दो प्रकार के लोग हैं, एक है मोनेरा और एक है प्रोटिस्टा। मोनेरा वो है जिसका सेल प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब हम लोग को मालूम है कि जिसके न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं हो, तो जिसके न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है उसको हम लोग प्रोकैरियोट कहते हैं। तो ऐसे जीव जो है मोनेरा, जिसमें हमको बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, बैक्टीरिया सब इसी में पढ़ते हैं हम लोग, ऐसे जीवों में भी जो है सो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है? तो जब फेवरेबल कंडीशन होता है, यानी जिनके उनके अनुकूल परिस्थितियां होती है, तो उसमें फ्यूजन से ये अपना फ्यूजन कर एक से दो भाग में बट के एक से दो भाग में बढ़ जाते हैं, मैच्योर होते हैं, बढ़ जाते हैं, फिर कहानी शुरू हो जाती है, फिर मैच्योर होते हैं, बढ़ जाते हैं, कहानी शुरू होती है। तो इनमें फ्यूजन होता है मोनेरा ग्रुप में। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये बेचारे स्पोर वगैरह का निर्माण करके पुनः अपनी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनाए रखते हैं। स्पोर बनता है, फिर स्पोर
जब अनफेवरेबल कंडीशन हो स्पोर बना लेंगे, फिर समय आएगा, फिर उससे नए जीव का निर्माण होगा, नए ऑफ स्प्रिंग आएंगे। तो ये दो मामले होते हैं मोनेरा में। प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोट्स है। इनको छोड़ दो तो बाकी सब लोग यूकैरियोट्स हैं। मोनेरा को छोड़ दो तो बाकी सब लोग क्या है? यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर मैंने लिया है, एक ही सेल से भी बने हुए हैं, यूकैरियोटिक है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। इनमें कैसे होता है ये सबको पढ़ेंगे हम लोग, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। और मल्टी सेलुलर जिसमें कुछ लोग है लेस डिफरेंशिएटेड है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म है, इस सब में कैसे होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा वगैरह, इस सब में कैसे होता है, ये सब के चलते हम लोग मापदंड पढ़ने। अभी मैंने देखा कि मोनेरा में बैक्टीरिया वगैरह है, इन लोगों का कैसे होता है। ये प्रोकैरियोट्स है, मोनेरा कैसे होता है, तो इनका फ्यूजन से होता है, इस फ्यूजन से होता है। फ्यूजन कैसे होता है सब हम आपको दिखाने चल रहे हैं। और अनफेवरेबल में स्पोर करके चलते हैं हम लोग। ये सब की बारी बारी से आपका एनसीईआरटी ये दो टॉपिक पर गौन है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन पर। मैं थोड़ा सा चर्चा बात में बताऊंगा, लेकिन बाकी सबको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा सा देखते हैं। ये फ्यूजन दो प्रकार के होते हैं। ये प्रोटिस्टा की हम बात करें, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में बात कर रहा हूं। ये फ्यूजन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाइनरी फ्यूजन, जब एक ऑर्गेनिज्म दो भागों में पड़ जाए तो उसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, और दो से अधिक में जाए तो उसको मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में देखिए सीधा सीधी बात है, सेपरेशन ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनटू टू इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल का दो इंडिविजुअल में अलग अलग हो जाना ही क्या कहलाता है? बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। यही क्या मोनेरा में हो रहा था, बैक्टीरिया वगैरह में। और हमने कहा यहां यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में क्या होगा, तो प्रोटिस्टा में जैसे अमीबा का तो हमारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं, ये प्लान करके करते हैं सेपरेशन। ऐसे सेपरेशन नहीं कर लेते हैं क्या मन करेगा तब तो फर्क है तो हटो यार, दो भागों बढ़ जाएंगे हम लोग, नहीं, विथ प्लानिंग ये काम करते हैं। इनको जब जानना है कि मैं मैच्योर हो रहा हूं, मुझे दो भागों में बंटना है, तो ये प्लान करते हैं। यही फोटो आपको दिखाया, आपके एनसीईआरटी सिलेबस ये फिगर दिखाकर यही बताना चाहा है कि विथ प्लानिंग के साथ ही जो है सो कि अपना ये सेपरेशन ये करते हैं। कैसे? तो जब ये जानते हैं ये अमीबा की मैच्योर मैं हो रहा हूं, तब ये अपने न्यूक्लियस को दो न्यूक्लियस बनाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी बड़ा होगा और तब दोनों न्यूक्लियस अलग होंगे, और तब जब न्यूक्लियस हो जाएगा दोनों के पास, तब ये बेचारे दो भागों में बंट जाएंगे। तब ये प्लानिंग के साथ ये काम करते हैं, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल मुझे मिल जाए, ठीक है, मैच्योर होकर विथ प्लानिंग मैच्योर होकर जो है सो कि अपना दो भागों में सारे दोनों जगह बराबर समान हो जाए, अलग अलग हो जाएगा, तो इसको कहते हो बाइनरी फ्यूजन। यही बाइनरी फ्यूजन है। ये बाइनरी फ्यूजन कितने तरह से हो सकते हैं, इसी को मैंने यहां दिखाया है कि बाइनरी फ्यूजन जो है कितने तरह से हो सकते हैं। इसको हम लोग जरा देखें। ये बाइनरी फ्यूजन तीन तरह से हो सकते हैं। अमीबा में जैसे देखा आपने कि दो भागों में बट गए, ठीक है ना। तो किसी भी प्लेन से, कोई जो नहीं कि ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, किसी भी तरह से भी दो भागों में बट सकते हैं। तो इसको कहते हैं तीन भागों में बांटते हैं बाइनरी फ्यूजन के, किसी भी प्लेन में, एनी प्लेन से, सिंपल जिसको कहते हो। और अमीबा में ऐसा होता है लॉन्गिट्यूडनल जब बटेगा तो लॉन्गिट्यूडनल ही बटेगा। देखिए लॉन्गिट्यूडनल में ये कौन है, लेशमैनिया है, यूग्लिना है, लेशमैनिया है। ये लोग कैसे रे भैया, तो ये लोग देखिए, मान लो कि ऐसा है तो ऐसा लेशमैनिया ऐसा है, तो इसके दो भागों में क्या हो गया, बट गया, और बट करके जो है सो कि दो ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये लॉन्गिट्यूडनल है। और एक है ट्रांसफर में आपका पैरामीशियम है, प्लेनेरिया है। ये प्लेनेरिया जो है इसका शेप
चप्पल जैसा होता है, स्लीपर शेप, जो हम लोग चप्पल पहनते हो वैसा ही शेप का होता है, इसीलिए मैंने ऐसा शेप बनाया हुआ है। और इसको बीच से देखिए दो भागों में ऊपर और नीचे कट गया। एक्चुअली प्लेनेरिया का फिगर जो है ऐसा होता है कि देखिए इस तरह से होते हैं प्लेनेरिया, और ये दो भागों में बटेंगे तो ऊपर वाला के पास तो ये है अपना, नीचे वाला फिर अपना ऐसा डेवलप कर लेगा, ये दो भागों में बट गया। प्लेनेरिया कैसा होता है? चप्पल शब्द होता है, स्लीपर शब्द होता है, सब याद रखेंगे। राह चलती सब क्वेश्चन को हम लोग देखते चलते हैं और माथा में डाल लेते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल नहीं पढ़ना है, ये राह चलते पढ़ लेते हैं, ये फायदे होते हैं। इस एक्चुअल बढ़िया पढ़िएगा तो ये फायदे होते हैं कि राह चलते बहुत सारी बातों को, आउटसाइडर बातों को हम लोग आराम से पकड़ते चलते हैं, इसको पकड़ते कैच करते चलते हैं। तभी जान गए कि प्लेनेरिया कैसा होता है। प्लेनेरिया स्लीपर शेप होता है, चप्पल के शेप का होता है, जान गए, राह चलते जान गए, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि बैंडी फ्यूजन 3 प्रकार के, किसी भी प्लेन से काट दो, तो जैसे अमीबा में होता है, अमीबा किसी प्लेन से काट दो, ऐसा आपको घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का, ठीक है। तैयार रहेंगे, कंसेप्ट मजबूत है, तैयार रहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल होता है किसमें? यूग्लिना में, लेशमैनिया में। ये ट्रांसवर्स होता है, ठीक है ना, प्लेनेरिया में, पैरामीशियम में। ये सब को हम लोग याद रखेंगे। प्लेनेरिया, पैरामीशियम, ये कहाँ रे भैया? ट्रांसवर्स में है। यूग्लिना, यूग्लिना, लेशमैनिया, ये कहाँ है रे भैया? तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफ्यूजन होगा। तो और किसी भी प्लेन वाला बैंड डिफ्यूजन, सिंपल बैंड डिफ्यूजन होगा तो वो अमीबा में होता है, ठीक है ना। ये सब जान गया हम लोग। बैंड डिफ्यूजन की कहानी को हमने देखा, बहुत सुंदर देखा। देखते हैं कि मल्टीपल फ्यूजन, आपसे जो चर्चा किया था कि एक से अधिक में भी चला जाए, यहां मैं 2 की चर्चा करूंगा। एक चर्चा मैंने कहा कि फ्यूजन मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन से भी होता है, तो फ्यूजन को मैंने बैंडी फ्यूजन देखे, मल्टीपल फ्यूजन देखने चल रहे हैं। साथ साथ हम स्पोरुलेशन में देखें कैसे स्पोर का निर्माण होता है और स्पोर से कैसे ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है, इसको भी साथ साथ देखने भी चल रहे हैं। चलिए जरा सा देखते हैं। तो अमीबा को ही लेते हैं। अमीबा बाइंड्री फ्यूजन करता है कब? जब फेवरेबल कंडीशन होता है, तब जब उसके अनुकूल मामला होता है तो आराम से वो बाइंड्री फ्यूजन कर रहा है। लेकिन कभी परिस्थिति कुछ भिन्न आ गई, कभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया, कभी विष से, टॉक्सिक से उसका सामना हो गया, बेचारा अपने आप की पहले रक्षा किया। कैसे रक्षा किया? जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो इसका स्यूडोपोडिया जो है, स्यूडोपोडिया जिसको स्यूडो माने झूठा, पोडिया माने पैर, झूठा पैर है जैसा कि माना जाता है, उसको बेचारा संकुचित कर लेगा, जिससे वो आगे बढ़ता है या पीछे कर सकता है, उसको संकुचित कंट्रैक्ट कर लेगा, और कंट्रैक्ट करके विड्रॉ कर लेगा, अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा, अपने स्यूडोपोडिया को वापस ले लेगा, ठीक है ना। अरे भीतर आ जाओ यार, बाहर बहुत खतरा है, भीतर आ जाओ। भीतर कर लिया, संकुचित कर लिया, चुपचाप पड़ा रहा और कहा कि देखो किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे मार सके। देखिए जो मैंने बोला है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बोला था कि डेथ इज सर्टेन, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ऐसा नहीं है। देखिए इसी अमीबा पर प्रहार हुआ, इसने अपना स्यूडोपोडिया भीतर कर लिया और अपने ऊपर 3 लेयर बना दिया। एक लेयर का 3 लेयर, कोई उसको भेद नहीं सकता है। 3 लेयर बना लिया और 3 लेयर बनाकर, ठीक है ना, इस लेयर बनाने को हम लोग कहते हैं इंसिस्टमेंट। इस प्रोसेस को कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आया और अमीबा ने अपने ऊपर क्या किया, लेयर बना दिया, और इस जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाया, इस प्रोसेस को कहते हैं इंसिस्टमेंट। सिस्ट बना लिया, अपने ऊपर सिस्ट बना लिया, ये सिस्ट बना लिया, इसको कहते हैं इंसिस्टमेंट। जानेंगे इंसिस्टमेंट क्या है? तो सिस्ट बना लेना, ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने ऊपर सिस्ट बनाकर उसको अपने आप को उसके अंदर रख लेना। ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। देखिए मैंने दिखाया है, 3 लेयर को दिखाया है, और बैठा रहेगा, चैन से रहेगा नहीं, अपना विकास करेगा, ठीक है ना। और उसी के अंदर
वो मल्टीपल फ्यूजन करता है और स्यूडोपोडियोस्पोर बनाता है, स्यूडोपोडियोस्पोर बनाता है, स्यूडोपोडियोस्पोर बनाता है। तो हमने कहा कि ये जो स्यूडोपोडियोस्पोर बना दिया यही तो स्पोरुलेशन है, यानी ये स्पोर बना के, ठीक है ना, और जीवों की उत्पत्ति करना, यही तो स्पोरुलेशन है। तो साथ साथ स्पोरुलेशन को भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। स्पोरुलेशन क्या है? तो रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर है, एकदम रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर है। देखिए रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर को मैंने बना दिया और यहां से जब ये बना स्यूडोपोडियोस्पोर बना, देखिए मल्टीपल फ्यूजन में मल्टीपल फ्यूजन किया यहां पर, इसके अंदर में बहुत सारे बना और जब ये टूट गया, ब्रेकिंग ऑफ सिस्ट स्पोरुलेशन, ये सिस्ट जब टूटा तो इसमें से बहुत सारे ये डॉटर अमीबा आ गए, यानी कि ऑफस्प्रिंग अमीबा के निकल गए और इस तरह से फिर वो अमीबा बच गया बेचारा। तो अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन भी आया तो उसका नाश नहीं हुआ, उसका विनाश नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि डेथ तो सर्टेन है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म के लिए ये सर्टेन नहीं है। ये यहां पर क्या हो जाते हैं, यहां पर एकदम ये बच जाते हैं, कैसे भी विघ्न बाधा है ये बच जाते हैं, इनका नाश नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को यहां भी समझे हैं। तो स्पोरुलेशन कैसे हुआ, स्पोरुलेशन कैसे, स्पोर कैसे बना और स्पोरुलेशन कैसे हुआ, ये मैंने दिखाया। मल्टीपल फ्यूजन अमीबा में भी होता है, मल्टीपल फॉर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाले जितने ग्रुप है उसमें ही मल्टीपल फ्यूजन होता है। अमीबा का तो मैंने खास इसलिए बताया कि अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा करते हैं। प्लाज्मोडियम में ऐसी बात नहीं है, प्लाज्मोडियम में जब होता है तो मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। पूरा प्लाज्मोडियम ग्रुप की जीन्स की मैंने बात की है। अब उसमें प्लाज्मोडियम में बहुत सारे लोग हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। तो उस सब में उनके पूरे जीन की ही मैं बात किया कि मल्टीपल फ्यूजन उसमें होते हैं प्लाज्मोडियम में। और अमीबा के तो पूरा खेला देखे, बाइनरी फ्यूजन भी देखे, मल्टीपल फ्यूजन भी देखे। बाइनरी तब जब फेवरेबल और फेवरेबल कंडीशन है तो बाइनरी, और जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ऐसी स्थिति में अमीबा मल्टीपल फ्यूजन करता है। कैसे कैसे किया इसको हमने समझ लिया, ठीक है। और यहाँ पे स्पोर भी कैसे बनाया, स्पोरुलेशन भी मैंने समझा। देखते हैं इसी स्पोर की कहानी अगर देखना चाहते हैं, देखिए प्रोटिस्टा को हम लोग देखते हैं। प्रोटिस्टा में ही क्लेमाइडोमोनास, अभी प्रोटिस्टा में मैंने देखा, इसके पहले मैंने देखा कि देखिए भैया प्रोटिस्टा में मैंने देखा यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक प्रोटिस्टा में मैंने अमीबा को देखा। इसी प्रोटिस्टा में मैं देख रहा हूं क्लेमाइडोमोनास को देख रहा हूं, जहां पर क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, यहां पर स्पोरुलेशन होता है। यही प्रोटिस्टा है, वहां हमने देखा बाइनरी फ्यूजन देखा अमीबा में, यही प्रोटिस्टा है जिसका एक एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। इसमें जो है सो कि हम लोग देखते हैं कैसे स्पोरुलेशन होता है। ये मान लो ये क्लेमाइडोमोनास में ये देखिए कप शेप इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। देखिए राह चलते एक बात और बता दिए, इस सब चीजों को राह चलते पकड़ लेते हैं। इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, कैसा होता है, कप शेप, कप का जो चाय पीते हैं ना वैसा कप का इसका शेप होता है। राह चलती बात सीख लेते हैं। पूछ दे परीक्षा में सर राह चलते सीखे हैं, बहुत ज्यादा कहीं स्ट्रेस देकर याद नहीं किए हैं, राह चलते सीख ले। इसका क्लोरोप्लास्ट होता है कप शेप का होता है, ठीक है। इसमें जो मैंने बताया, इसका जो है सो कि मोटाइल स्पोर बना, ठीक है ना, माइटोसिस का मोटाइल स्पोर अपना बनाया। और जब मोटाइल स्पोर होगा तो निश्चित उसमें फ्लैजेला है, ये बात दिमाग में रखिएगा। जब मोटाइल स्पोर होगा तो फ्लैजेला होगा। ये भी राह चलते ही सब सीखते हैं, राह चलते ये सब सीख लेते हैं, किसी की पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो मोटाइल स्पोर बना, इस मोटाइल स्पोर को हम कहते हैं जू स्पोर। और ये कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक तो ये है, यानी कि नंगी आंख से तो आपको भूते नहीं है कि देख लीजिए, ठीक है ना। ये हैप्लॉइड होते हैं और एक सेक्सुअल स्पोर तो है। ये खास करके आपको ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ऐसा स्थिति में आपको ये सब देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आपको देखो ये जू स्पोर की मैंने बात की है
कि जूस्पोर कैसे बना, और इसी जूस्पोर से यही बाहर निकलेंगे और ये हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें स्पोरुलेशन होगा क्लेमाइडोमोनास में। प्रोटिस्टा में देखिए मैंने अमीबा भी बताया, प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास भी बताया। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, ठीक है ना, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर में हमने सब चीजों को दिखाया। देखते हैं इसी तरह से जूस्पोर जो मैंने देखा, जरा देखिएगा बुआ, हम लोग जो बात कर रहे हैं कि इसी जूस्पोर की बात कर रहे हैं, स्पोरुलेशन की बात कर रहे हैं। जरा स्पोरुलेशन में जरा देखो, स्पोरुलेशन में हम लोग देखेंगे कि देखिए मल्टी सेलुलर में, देखिए अभी तीनों सेलुलर मैंने दिखाया, मल्टी सेलुलर में, ठीक है ना, अभी जूस्पोर दिखाया था, ठीक है ना। जितने एल्गी है, अभी बोला है जितने एल्गी है उसमें जूस्पोर बनेगा, एक रेड एल्गी को छोड़कर, रेड एल्गी को छोड़कर, ये याद रखेंगे। ये एग्जाम में है क्वेश्चन, किसमें जूस्पोर नहीं बनता है, रेड एल्गी में नहीं बनेगा। अभी दिखाया था आपको ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ये सब में जूस्पोर बनते हैं। और फंगी में भी, फंगी में पेनिसिलियम में देखिए क्या बनता है। तो एल्गी मैंने दिखाया कि जूस्पोर बनते हैं, कैसे बने दिखाया जूस्पोर को। और पेनिसिलियम में, ये फंगाई है, पेनिसिलियम फंगी है, इसमें कोनिडिया बनता है। ये कोनिडोफोर है, और देखिए कि कैसे इसमें कोनिडिया, ये एसेक्सुअल स्पोर बना। नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है इसलिए इसको कहते हैं प्लानोस्पोर। वहां मैंने देखा जूस्पोर में देखा कि वो मोटाइल है तो उसमें निश्चित रूप से फ्लैजेला होता है। और जब नॉन मोटाइल होगा स्पोर तो उसको कहोगे ए प्लानोस्पोर कहोगे। ये आज हम लोग जान गए सर, ए प्लानोस्पोर कहते हैं नॉन मोटाइल स्पोर को। तो माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस करके कोनिडिया, ये देखिए माइटोसिस करके बढ़ते हैं, ये एन होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। जूस्पोर भी दिखाया, वो भी हैप्लॉइड थे, ये भी हैप्लॉइड थे। जरा सर दोनों में थोड़ा सा कुछ क्लियर कट बताइएगा का? हाँ बता सकते हैं सर, कोनिडिया जूस्पोर में थोड़ा सा अंतर किए हैं। कोनिडिया क्या है रे भैया? नॉन मोटाइल है। बहुत बढ़िया पढ़ते हैं सर, एनसीईआरटी से पढ़ना होता सिर्फ, मामला बहुत आगे हो जाता। कोनिडिया नॉन मोटाइल है, जूस्पोर क्या है? मोटाइल है। मोटाइल है तो इसमें फ्लैजेला है, अब मोटाइल नहीं है तो इसमें फ्लैजेला नहीं है, सीधा सीधी बात है। और ये मेन स्पोर है किसका? फंजाई का। और ये मेन स्पोर है किसका? एल्गी का। ये ध्यान रखिएगा, एल्गी में होगा तो क्या होगा? तो एल्गी में जूस्पोर होगा। फंजी में होगा स्पोर तो क्या होगा? कोनिडिया होगा। एकदम माथा में डाल लेंगे। और ये वाटर द्वारा मूव करता है और ये एयर द्वारा मूव करता है। कोनिडिया हवाई जहाज पर चढ़ता है और जूस्पोर पनिया जहाज पर चढ़ता है रे भाई। ये वाटर द्वारा मूव होता है और कोनिडिया एयर द्वारा मूव होता है। दोनों में कुछ समानता है, समानता भी देखे हैं कि कोनिडिया भी हैप्लॉइड है और जूस्पोर भी हैप्लॉइड है। और कोनिडिया भी माइटोसिस करता है और जूस्पोर भी माइटोसिस करता है। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको फिजन बता दिया और आपको हमने स्पोरुलेशन बता दिया। दो की चर्चा जब मैंने कर दी तो निश्चित रूप से उसके बाद की जो मेरी कहानी आ रही है वो कहानी आ रही है मेरी बडिंग की कहानी आ रही है। बडिंग में क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे कि बडिंग हम लोग कैसे कैसे करते हैं। जरा देखिए बडिंग की खेला हम बताते हैं आपको। बडिंग का खेल मैं समझाता हूं कि बडिंग में क्या होता है रे भाई। बडिंग में जो है, बडिंग में क्या होता है जरा देखेंगे हम लोग। देखिए बडिंग में क्या होता है जरा समझिए। जैसे ईस्ट को ले लो, ईस्ट में ये देखो इसमें से बड निकला, एक इसमें से बड निकला और ये बड जो है सो कि जो निकला वो आगे चलकर क्या हो गया, दो भागों में ये टूट जाते हैं।
दो भागों में टूट जाते हैं तो ये जो बड़ा वाला है ये दिखाई दे रहा है कि बड़ा वाला क्या है, पेरेंट है, और ये छोटा वाला क्या है, उसका डॉटर सेल है। तो ये बड़ा वाला पेरेंट सेल जो जो जिसमें से वो निकला है और ये निकल गया इसमें से, तो डॉटर सेल हो गया, और यही डॉटर से फिर मैच्योर बढ़ेगा, ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा, फिर ऐसा ही खेला होगा। ये ईस्ट में ऐसा होता है। ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम है सैक्रोमाइसिस। ये एक सवाल आपके परीक्षा में पूछा है, राह चलते ये भी जान जाइए कि ईस्ट को सैक्रोमाइसिस कहते हैं, एनसीईआरटी भी कहता है, इस लाइन को लिखा है, इसलिए सवाल यहां से आ जाते हैं कि ईस्ट को सैक्रोमाइसिस कहते हैं। अब आप कहेगा कि सर आखिर डिफरेंस क्या है बर्डिंग और फ्यूजन में? तो हमने कहा कि फ्यूजन में डॉटर सेल फ्री होते हैं, बट गया, दोनों बट गए, दो भागों में बट गए, बात खत्म। लेकिन इसमें डॉटर सेल देखो अटैच रहता है, देखो अटैच, डॉटर सेल अटैच है। फ्यूजन में दो बराबर भागों में बंटवारा होता है, लेकिन यहां पर बराबर भाग का बंटवारा नहीं हुआ, एक बड़ा और एक छोटा। और इस बड़ा और छोटा होने के कारण हम लोग इसमें पेरेंट सेल और डॉटर सेल को पहचान लेते हैं कि कौन पेरेंट सेल है, कौन डॉटर सेल है। लेकिन जब बराबरी पर बात होगी तो आप कैसे पहचानोगे कौन पेरेंट है, कौन डॉटर है? नहीं कर सकते हो। तो बर्डिंग और फ्यूजन में एक बहुत बड़ा आपको मैंने अंतर भी यहां पर क्लियर कट कर दिया। उसी बर्डिंग की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं दिखाना चाहता हूं। इस बर्डिंग की गाड़ी को देखो, इस बर्डिंग की गाड़ी को मैं दिखा रहा हूं, और बर्डिंग के बारे में हम लोग और बढ़िया पढ़ते हैं। ये बर्डिंग जो है दो प्रकार के होता है, दो प्रकार से बर्डिंग होता है, ठीक है ना। एक को कहते हो एक्सटर्नल बर्डिंग और दूसरे को कहते हो इंटरनल बर्डिंग, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल बर्ड, इसी को एक्सोजीनियस बर्ड कहो, और इंटरनल को ही हम लोग कहते हैं इंडोजीनस बर्ड कहते हैं। ये आउटग्रोथ होता है, बाहर कुछ तरफ निकला हुआ, और ये अंदर की तरफ। तो जब बाहर की तरफ निकला, ये देखिए हाइड्रा है, हाइड्रा में से बाहर की तरफ ये बर्ड निकला, ये देख रहे हो आप, ठीक है ना। और ऐसा अंदर की तरफ से जरा सा देखेंगे हम लोग, स्पॉन्ज को देखेंगे, स्पॉन्ज जैसा होता है, ये पानी के अंदर रहता है बेचारा, ये इस तरह की संरचना होती है, बहुत ढीला ढाला, बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट, ठीक है ना, ऐसे है। और ये बेचारे जुट के ऐसे कहीं खड़ा है, किसी सरफेस से अटैच होकर लगे रहते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि इसमें छेदा 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 बना हुआ है। इसी में से मैंने थोड़ा सा टुकड़ा काटा है, काट के मान निकाला है, और इसी मैंने देखा कि इसके अंदर क्या होता है, जेम्यूल होता है। क्या होता है? जेम्यूल। जेम्यूल के स्पेलिंग सही है, देखिए ये स्पेलिंग सही है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं हटा दूं, जेम्यूल ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, जेम्यूल। जेम्यूल। और इस जेम्यूल में आर्कियोसाइट्स सब बने होते हैं। उस जेम्यूल के बाहर से देखोगे ऐसे ऐसे एनसीईआरटी में दिखाया है फिगर को, ऐसे ऐसे सब लगे हुए हैं। ये सब जो है सो कि इसको हम लोग आर्कियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जेम्यूल बनाता है, ठीक है ना। और यही जेम्यूल जो है सो कि यही जेम्यूल बाहर निकलकर और तब नए ग्रो करता है। तो दो तरह के बर्डिंग होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल बर्डिंग हाइड्रा में देखने को मिलता है, और इंटरनल बर्डिंग हमको स्पॉन्ज में देखने को मिलता है। और स्पॉन्ज में क्या बनता है? जेम्यूल बनता है। ये बहुतों बार क्वेश्चन आपसे है, जेम्यूल। जेम्यूल कहाँ है? तो स्पॉन्ज में है, और यही बाहर निकलेगा और नई ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति हो जाएगा, ऑफ स्प्रिंग, न्यू ऑफस्प्रिंग आ जाएगा। ये हम लोग समझ लिए हैं, बर्डिंग समझ लिए। हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया? फ्यूजन पढ़ लिया, फ्यूजन पढ़ लिया, एक्सप्लोरेशन पढ़ लिया, बर्डिंग पढ़ लिया, ठीक है। थोड़ा सा मेरा मन है कि आपको जो है सो कि हम थोड़ा सा जो आपका एनसीईआरटी चर्चा नहीं किया है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, मैं थोड़ा चाहता हूं कि इसकी चर्चा मैं थोड़ा सा कर दूं, फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? कि बॉडी के ब्रेकिंग ऑफ ए बॉडी इनटू 2 or more pieces on maturing, and each piece grows to form a complete new organism.
कहता यह है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म है और जब वो मैच्योर कर जाता है तो मैच्योर करने के बाद दो या अधिक भागों में क्या होता है, दो या अधिक भागों में टूट जाता है। तो आपके सर फ्यूजन में भी तो ही होता है कि अब मैच्योर किया दो भागों में टूट गया। तो फ्यूजन और फर्मेंटेशन में क्या, फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर है? तो फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर ही है सर, फ्यूजन होता है यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर में फ्यूजन होता है और उसी बात को मल्टी सेलुलर में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्लियर कंसेप्ट में रखिए, मल्टी सेलुलर में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं और यूनिसेलुलर में उसको फ्यूजन कहते हैं। तो कोई भी बॉडी मैच्योर होकर दो से अधिक भागों में टूट जाए और प्रत्येक जो उसमें का भाग है वह जो है सो कि ग्रो कर जाए, ठीक है ना, कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में, तो इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ऐसा मुझे सी एनोमोस में देखने को मिलता है, ऐसा मुझे स्पाइरोगाइरा यानी कि ग्रीन एल्गी में, स्पाइरोगाइरा को ही ग्रीन एल्गी कहते हैं रे भाई, स्पाइरोगाइरा को ही ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये राह चलते ये भी हम लोग सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग समझ गए फ्रेगमेंटेशन क्या है और रीजनरेशन क्या है सर। रीजनरेशन क्या है, एकदम पूछ सकते हैं रीजनरेशन क्या है। रीजनरेशन है कि यदि कोई बॉडी है, अब बॉडी का कोई भी भाग अगर टूट जाए, ठीक है ना, बॉडी का कोई भी भाग यदि टूट जाए, ठीक है ना, कहीं से भी कोई भाग टूट जाए और वह फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए तो उसको कहते हैं रीजनरेशन। यही लिखा है मैंने, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स कॉल्ड रीजनरेशन। ऐसा मुझे प्लेनेरिया में देखने को मिलता है और प्लेनेरिया को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म कहते हैं। ये भी जान गए विच इज फ्लैट वर्म, प्लेनेरिया को ही फ्लैट वर्म कहते हैं। अभी प्लेनेरिया के बारे में मैंने देखा था, प्लेनेरिया में क्या होता है अभी मैंने सीखा था थोड़ी देर पहले। प्लेनेरिया मैंने देखा था कि फ्यूजन होता है, बैंडी फ्यूजन होता है। कैसा बैंडी फ्यूजन होता है, तो ट्रांसवर्स होता है, ठीक है ना। हमने देखा था प्लेनेरिया को, देखा था कि कैसा होता है प्लेनेरिया, तो चप्पल शेप्ड होता है, ठीक है ना, चप्पल के शेप का होता है। इसी को फ्लैट वर्म भी कहते हैं, क्योंकि चप्पल के शेप का है इसीलिए इसको फ्लैट वर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातों को हम लोग एक एक करके सीखते चल रहे हैं। तो मैंने अभी तक दिखा दिया आपको कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने दिखाया आपको, फ्यूजन दिखा दिया, स्पोरुलेशन दिखा दिया, बडिंग दिखा दिया, 3, चौथा मैंने फ्रेगमेंटेशन दिखाया, 5, 3, 4, ये 5वां दिखा दिया रीजनरेशन, और 6ठा दिखा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में चलते हैं। वहां भी आपका एनसीईआरटी ने थोड़ा क्लोज कर दिया है, लेकिन हम छोटी सी चर्चा करेंगे। चलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं उसको कैसे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में यदि 2 प्रकार के मामला है, एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बनता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हम लोग बनाएंगे, और दूसरा हमारे पास है कि वेजिटेटिव हम लोग जैसे डार्क को काट दिए, कटिंग करके, लेयरिंग करके, इस तरह से हम लोग कुछ काम करते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये भी सब आते हैं, ठीक है ना। खैर, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कि प्रोपेग्यूल्स से कैसे हम लोग बना लेते हैं। तो चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो खेल है उस खेल को हम लोग जरा चलते हैं समझने। पहले हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में, पहले हम स्टेम पर हावी होते हैं। हमारे पास जो है सो कि अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम भी कई प्रकार के हैं, जिसमें से एक अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम में हम 3 के बारे में पढ़ेंगे, ट्यूबर, राइजोम और बल्ब। 3 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, 3 के बारे में भी पढ़ेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम, ट्यूबर, राइजोम और बल्ब। पहले हम लोग देखते हैं ट्यूबर की कहानी पढ़ते हैं। ट्यूबर कैसे बनता है भैया, ट्यूबर है क्या? तो ट्यूबर देखिए, ट्यूबर है क्या? तो ये जो आपका जो है सो कि प्लांट है,
प्लांट का स्टेम अंदर में स्टेम जाता है और उसका अंतिम सिरा, स्टेम का अंतिम सिरा क्या करता है कि फूल गया। और कैसे फूला, तो फूड डिपोजिट के रूप में फूल गया, वही फूड हो गया, वहां पर फूड बना दिया आपका। तो वही लिखे हैं कि एंड ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांच, अंडरग्राउंड ब्रांच जो अंदर गया स्टेम, उसका जो ब्रांच है अपने अंतिम सिरा पर क्या कर दिया, फूल गया। अब फूल के फूड डिपोजिट कर लिया वहां पर। इसी को हम लोग कहते हो ट्यूबर, इसी को कहते हैं ट्यूबर। जैसे मेरा आलू, तो आलू, ठीक है ना, आलू में ऐसा हमको, पोटैटो में ऐसा हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना, पोटैटो में ऐसा देखने को मिलता है। तो आपसे कोई पूछ देता है कि पोटैटो का है रे भैया, पोटैटो रूट है का, पोटैटो स्टेम है का, पोटैटो लीफ है का? नहीं रे भैया, पोटैटो तो स्टेम है। और इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, स्वीट पोटैटो क्या है रे भैया? अलुआ, अलुआ, स्वीट पोटैटो अलुआ। अरे स्वीट पोटैटो या रूट है, स्वीट पोटैटो रूट है। यही राह चलते सब सीखो मुझसे, राह चलते सीख लो। स्वीट पोटैटो रूट है और पोटैटो, पोटैटो स्टेम है। पोटैटो क्या है? स्टेम है। और कैसे बना है? तो यह जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम, इसका जो ब्रांच नीचे गया और इसका अंतिम सिरा यहाँ पर फूल गया और फूल कर जो बनाया ट्यूबर, ये इसी को निकाल लेते हैं पोटैटो। और इसी पोटैटो में जो है सो कि देखेंगे कि उसमें जहां तहां हम कहते हैं कि उसमें आई, इसको आंख कहते हैं, और गिल्डी बर्ड होता है उसको हम लोग अपनी भाषा में आंख कहते हैं कि इसमें आंख लगा हुआ है, आई लगा हुआ है। और उसी को काट कर कहीं भी लगा देते हैं तो नए पौधे निकल जाते हैं। यही है ट्यूबर की कहानी, यही है ट्यूबर की कहानी। मुझे समझ है कि ये शायद आपने समझ लिया। तो अनग्राउंड स्टेम में एक ट्यूबर देख लिया। जरा राइजोम को देखो, राइजोम में देखो। चलो हम किसी गिंगर को लेते हैं, गिंगर को, अदरक को लेते हैं। कैसा होता है अदरक? कैसा होता है? आप कहोगे कि सर ये स्टेम है, ये आप कैसे कहते हैं कि स्टेम है? अरे यार अदरक पर तू देख यार, अदरक पर इस तरह से धारियां लगी हुई हैं और इस तरह से धारियां लगी हुई है, तो स्टेम में ही नोड, इंटरनोड, ये सब स्टेम में ही होता है। तो स्टेम है, ये स्टेम है। और इसी स्टेम में यहां पर देखो कि नोड है, और इसी नोड में से चूंकि देखो बुआ, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, एकदम हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसी नोड में से ये निकाल दो, कट के लगा दो कहीं, इसमें से पौधे निकलते, इसी नोड के ऊपर से पौधे निकलते हैं, इसी नोड के ऊपर से पौधे निकल जाते हैं गिंगर में। ठीक कैसा? लेकिन हॉरिजॉन्टल हो गया, ध्यान रखिएगा। और ये पेरेनियल होते हैं, यानी कि गिंगर जो है सो कि सरवाइव मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा जो सरवाइव करते हैं उसको पेरेनियल कहते हैं। ये भी मेरे बंधु, ये भी राह चलते सीख लो, 1 साल से अधिक सरवाइव करने वाले को पेरेनियल कहते हैं। ये भी राह चलते समझते चलते हैं, ये सब नई नई बात समझते हैं। तो ये राइजोम पेरेनियल होते हैं, ठीक है ना, राइजोम पेरेनियल होते हैं। और हॉरिजॉन्टल ये गिंगर में होकर इससे नोड निकल जाता है। तो राइजोम को मैंने देख लिया, गिंगर में होते हैं। इसके एग्जाम्पल में टर्मरिक भी है, बनाना भी है, शुगर केन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन खास करके जिंजर इसका याद रखना। अदरक को तो देखे हो तुम, ठीक है ना, देखे हैं हम लोग। टर्मरिक भी देखे, टर्मरिक में भी ऐसा होता है। चलिए तो अब हमारी बारी है कि हमने अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर समझ लिया, राइजोम समझ लिया, एकदम समझ लिया सर, ठीक है ना। अब बल्ब को देखते हैं, बल्ब कैसा है। तो आपने तो बल्ब की बात कहते हैं, आपने तो प्याज देखा है, आपने तो लहसुन देखा है, ठीक है ना। ये कैसा होता है रे भैया? ये बल्ब के जैसा होते हैं। जो बल्ब हम लोग लगा लेते हैं वैसा ही बल्ब के जैसा होते हैं। तो याद करने की जरूरत नहीं है कि बल्ब में कौन है, ओनियन है और गार्लिक है, ये इसके उदाहरण है। और उसी में उसके बल्ब लगे रहते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा, और उसी टुसुआ को निकाल कर लगा देते हैं ना, तो धाए से जो है कि मेरा न्यू पौधा निकल जाता है। तो फ्लैट लाइक, ठीक है ना, कैसे होते हैं? तो ये फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो, इसको मैं दिखा दूं, ठीक है ना, कि फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, ठीक है।
देखिए यहाँ पर, तो हम लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है ना बुआ। चलिए, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और अंडरग्राउंड स्टेम है। तो बल्ब क्या है, तो अंडरग्राउंड स्टेम में ही होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में ए फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ओनियन, गार्लिक, ये सब क्या है, ये सब स्टेम है, स्टेम से ही निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग जान गए। तो ये भी जान गए, अंडरग्राउंड स्टेम में 3 जाने, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब। बस यही मुझे सीखना था यहाँ पर। अब हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ देखना चाहते हैं, हम लोग यहाँ देखना चाहते हैं कि हम लोग देखना चाहते हैं कि देख भैया कि हमारे पास जो है सो कि सब एरियल स्टेम होते हैं, सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम। जरा देखिए सब एरियल स्टेम को देखो, सब एरियल स्टेम। अभी देखे थे अंडरग्राउंड स्टेम को देखे थे, अब देख रहे हैं सब एरियल स्टेम, ठीक है ना। तो सब एरियल स्टेम में आपको मैं बताऊं 3 की मुझे पढ़ना है। एक है ऑफसेट, एक है शक्कर और एक है रनर। बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, ऑफसेट को पढ़ेंगे, शक्कर को पढ़ेंगे और रनर को पढ़ेंगे। ये सब एरियल स्टेम है, ठीक है ना। और उसके बाद एरियल स्टेम को पढ़ेंगे। चलिए सबको देखते हैं पहले हम लोग। सब का मतलब होता है नीचे, एरियल माने हवा के नीचे, एयर से नीचे, यानी कि जमीन के नीचे, यानी कि हवा से इनका संपर्क नहीं है। पानी में है, ये तो है पानी में, ठीक है ना, लेकिन ये नीचे है, इसीलिए इनको सब एरियल कहते हैं, ठीक है ना। बात को समझिएगा। तो हम बात कर रहे हैं ऑफसेट के। ऑफसेट कहाँ होता है, तो भैया आपने तो जलकुंभी का पेड़ देखा है, वही जलकुंभी जिसको हम लोग कहते हैं वाटर हाइसिंथ, वही जलकुंभी जिसको क्या कहते हैं वाटर हाइसिंथ, और जिसका बायोलॉजिकल नाम है इकॉर्निया। इकॉर्निया इसका नाम है, बायोलॉजिकल नेम है, और पिस्टिया में भी पाया जाता है, दोनों में इकॉर्निया। इकॉर्निया नाम है वाटर हाइसिंथ का। ये जलीय पौधा है। हम लोग देखे हैं कि जहां भी पानी उन्हें में छोड़ दो, तालाब बोले पूरा तालाब को धाए से ढक लेता है। रे भैया कैसे ढक लेता है, तो होता यह है कि इसी जलकुंभी में देखिए कि भीतर से उसका ऐसा डार निकलेगा, और उसमें से यहाँ फिर तुरंत गैपिंग पर वो नोड बना देता है, और वहां से जड़ निकलना शुरू कर देता है। और फिर बढ़ेगा, फिर निकालेगा जड़, फिर बढ़ेगा, फिर निकालेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका बहुत छोटा सा इंटरनोड होता है, और छोटा इंटरनोड हो गया तो धाए 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 ये पता निकाल कर पूरा धक्के छाप देगा। इसी छोटा इंटरनोडवा को हम लोग ऑफसेट कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जड़ इसका बड़ी टफ्ट होता है, बहुत ही मजबूत टाइप का होता है, ठीक है ना, बड़ियार पकड़ता है। तो शॉर्ट इंटरनोड से ये जब जो है सो कि ऑफसेट निकला हमारा, और यही ऑफसेट हम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कहाँ होते हैं, तो ये खास करके होते हैं स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में, एकदम शांत जहाँ जल हो उस पर ज़्यादा होते हैं, बहते हुए पानी पर कम होते हैं, शांत जल पर ज़्यादा ये छापते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग वाटर हाइसिंथ को कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। काहे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं रे भैया, ये बंगाल का आतंक के शहर भैया। तो इसीलिए कि जहां भी जाते हैं पूरा छाप लेते हैं, इतना ना वृद्धि होती है इसकी कि पूरा जल को ऊपर से छाप देंगे। उसके अंदर के जितने जलीय जीव हैं वे बाप बाप चिल्लाने लगते हैं। काहे भैया, तो पूरा ऑक्सीजन लेवल उस पानी का कम कर देता है, उस पानी का ऑक्सीजन लेवल ही कम कर देता है। पानी कम का ऑक्सीजन लेवल कम कर दिया, बाकी जितने जलीय जीव है, एक्वेटिक स्पेसिस है जितने हैं, आपके मछली वगैरह दुनिया जा रहे बाप बाप चिचियाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। इसको तो भारत इसलिए लाया गया था कि इसका जो फूल है बड़ी रंगीन, बड़ी खूबसूरत फूल था, ठीक है ना, और इसकी पत्तियां बहुत अच्छी दिखती थी देखने में। तो हमको लोग ऐसा लगा कि बड़ी बढ़िया सजावट के यूज में ही आएगा, और सजावट के लिए हम लोग लाए थे इसको, लेकिन ये क्या जानते थे कि ये टेरर हो जाएगा या आतंक हो जाएगा। लाए तो थे उसीलिए। तो ये ऐसा है कि यहाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो बढ़िया रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, क्योंकि इसके पास बढ़िया बहुत बढ़िया फूल है, लेकिन उस पर टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर ये सेक्सुअली धाए धाए बढ़ते चला जाता है। तो ये ऑफसेट की यही कहानी है कि ऑफसेट समझ में आपको आया क्या है रे ऑफसेट। तो सब एरियल स्टेम में ये बनता है ऑफसेट, सब एरियल स्टेम में बनता है। अब मेरी कहानी है इसी में से शक्कर और रनर को देखना चाहते हैं। चलिए थोड़ा सा शक्कर को देखते हैं कि शक्कर की स्थिति क्या है, ठीक है ना। जरा शक्कर को देख लेते हैं, शक्कर को देखते हैं कि शक्कर कैसे हम लोग को बढ़िया पढ़ना चाहते हैं। देखिए शक्कर को मैं दिखा रहा हूं, कितना सुंदर हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, चलिए शक्कर को देखते हैं, शक्कर को देखते हैं।
देखिए शक्कर को, ये सब एरियल, मैंने भी बोला था आपसे कि सब एरियल स्टेम है। आपने बनाना के पेड़ को देखा होगा, केला के थम को देखा है। केला के थम के नीचे से देखिएगा कि एक तिरछा एक स्टेम निकलता है और यही पेड़ निकलता है, यही पेड़ बन जाता है, यही पेड़ बन जाता है। आपने देखा है ऐसा, इसीलिए मैंने कहा। तो उसी केला में से जो है सो कि उसी में से एक निकल गया, ये स्टेम ही निकला और यही स्टेम जो है सो कि फिर नया पौधा बन गया। इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा। और ये इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है शक्कर का। क्रिस्थैमम नाम है इसका, क्रिस्थैमम नाम है इसका। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपके एनसीईआरटी में दिया है। क्रिस्थैमम ये ऑब्लिक ब्रांच होता है, ऑब्लिक में तिरछा ब्रांच से निकलता है शक्कर। तो ये भी शायद हम समझे कि ये शक्कर जो है सो कि क्या है, तो ये भी क्या है, तो सब एरियल स्टेम है, ठीक है ना। और ये भी स्टेम के रूप में ही रहता है। और इसका जैसे उदाहरण में दिया क्रिस्थैमम, इसका उदाहरण दे दिया। इसका उदाहरण हमने बनाना दे दिया। पाइनएप्पल में जो हम लोग देखते हैं, पाइनएप्पल अनानास जो खाते हैं, अनानास में भी जो है सो कैसे ही अनानास बगल से निकलते चला जाता है। चलिए, तो अब हम देखना चाहते हैं, रनर को देखना चाहते हैं। सब एरियल में मैंने देखा, ऑफसेट को देखा, शक्कर को देखा। अब हम देखना चाहते हैं रनर को। जरा रनर को देखिए, रनर की स्थिति को देखिए। रनर को देखो, रनर को देखो। रनर में हम रनर को देखिए। आपने घास देखा है, घास में देखिए ऐसा ही इंटरनोड होता है और उसके लंबा बढ़ेगा, फिर वहां पर नोड मिलेगा और नोड से जड़ फेंकेगा, ठीक है ना। और फिर उसी नोडवा के पास से फिर नया निकल जाएगा, फिर नोडवा के पास से फिर नया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा ही बात हम कर रहे हैं, नोड के पास से ही नया निकल जाएगा पेड़, ठीक है, ऐसा ही पेड़ निकल जाता है नोड। तो ये ऐसा ही, इसको रनर कहते हैं। ऐसा को क्या कहते हैं हम लोग, रनर कहते हैं। ऐसा ग्रास में देखने को मिलता है। तो हमने सब एरियल में देखा, सब एरियल में चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। एक हमारे पास है, देखिए इसको भी दिखा देते हैं, जरा सा देखिए, इसको भी देख लो, इसको भी देखो, सब एरियल में देखो, दिखा रहे हैं आपको, सब एरियल में देखो। ये स्टोलन है, जैसा कि हमको पुदीना के पेड़ में मिलता है। उसका डाढ़ जो है से नीचे लटक गया और नीचे लटक कर फिर उसमें से निकल गया, जड़ फेंक दिया, फिर वो आगे बढ़ गया, फिर लटका गिरा मट्टी में, फिर आगे बढ़ गया। तो इसको स्टोलन कहते हैं। ऐसा मुझे मिंट में देखने को मिलता है, पुदीना में, जैस्मिन में देखने को मिलता है। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं, स्टोलन को भी देख लेते हैं। तो सब एरियल में मैंने ऑफसेट देखा, सब एरियल में मैंने शक्कर देखा, सब एरियल में मैंने रनर देखा, सब एरियल में मैंने स्टोलन देखा, ठीक है ना, स्टोलन देखा। अब मेरी बात आती है कि जरा एरियल को दिखा दीजिए सर। एरियल स्टेम में कौन कौन है। एरियल स्टेम में जैसे शुगर केन में आप देखते हो, शुगर केन में देखते हो, ठीक है ना, कि शुगर केन में जो है सो कि आप देखते हो, शुगर केन का पेड़ देखे होगे आप लोग। तो उसमें जो है सो कि कुछ दूरी पर इंटरनोड ऊपर से उसका ऊपर से देखते हैं, उसमें से जड़ फेंकते रहता है। इसको भी कट करके लगा दो तो कहीं लग जाता है। तो ये शुगर केन में इस तरह से एरियल स्टेम होता है, ये एरियल स्टेम इसको कहते हैं। ऐसा ही बुलबिल भी देखो कि इसमें का जो निकलेगा ये फ्लेसी बर्ड होता है और इसी फ्लेसी बर्ड को हम लोग बुलबिल कहते हैं। ये खास करके हमको एगेव में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, एगेव में देखने को मिलता है। तो हमने 3 तरह के स्टेम की यहाँ चर्चा की। एक स्टेम चर्चा किया कि अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें मैंने देखा ट्यूबर को देखा, राइजोम को देखा, ठीक है ना, बल्ब को देखा। और फिर हमने चर्चा किया सब एरियल स्टेम में देखा। सब एरियल स्टेम में मैंने ऑफसेट, शक्कर, रनर, एगो स्टोलन को भी देखे हैं, ठीक है ना। एरियल स्टेम में मैंने देखा बुलबिल को देखा जो एगेव में पाया जाता है, शुगर केन में देखा, ठीक है ना, एरियल स्टेम को देखा। अब मैं सोचता हूं
कि आपको मैं दिखा दूं, ऐसा लीफ बर्ड को दिखा दूं कि लीफ बर्ड कहाँ है रे भैया, उसको भी जरा देख लीजिए। छोड़कर क्यों जाएंगे रे भैया, लीफ बर्ड को भी देख लीजिए। सबको हम लोग एक एक करके बारी बारी से देख लेते हैं, ठीक है, और उसी को देख के हम चलते हैं, देखते हैं। लीफ बर्ड को जरा सा देख लीजिए, लीफ बर्ड को देखो, लीफ बर्ड को देखो। ये ब्रायोफाइलम ऐसा देखने को मिलता है। अरे यार कहाँ जाते हो, पत्थर चट्टा का पेड़ देखे हो, पत्थर चट्टा का पेड़ देखो ना, पत्थर चट्टा के पेड़ को, उसके पतई को लो, पतई को तू जमीन में, जैसे ही पतैया उसमें टूट के जमीन पर गिरता है ना, उस पतैया पर यहाँ पर सब लीफ बर्ड लगे होते हैं, ठीक है, मार्जिन पर उसके ठीक एकदम किनारे पर, पतैये के किनारे पर ये सब लगे होते हैं लीफ बर्ड, ठीक है ना। यही लीफ बर्ड है। और यहीं से जैसे ही माटी के संपर्क होगा या अनुकूल परिस्थिति तो घास वहां से पेड़ फेंक देगा, यहीं से पेड़ निकलना शुरू हो जाएगा, यहीं से पेड़ निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस पत्थर चट्टा का तू पेड़ देख रहे भैया, वहीं से पेड़ निकलना इसमें से शुरू हो जाएगा। चाहे माटी से संपर्क होगा, चाहे पानी मिलेगा, ये पेड़ वहां से निकल जाएगा। तो ये ब्रायोफाइलम में ऐसा देखने को मिलता है। तो हमने सबका एक एक करके एग्जाम्पल मैंने देखा है कि लीफ बर्ड कहाँ है भैया, तो ब्रायोफाइलम में है, ठीक है ना। लीफ बर्ड ब्रायोफाइलम में है। लीफ का भी देखा, स्टेम का देखा, रूट से। अब कहोगे कि सर रूट में आपने नहीं दिखाया, नहीं, रूट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह नहीं है, ठीक है ना। रूट्स की जरूरत नहीं है, हमको स्टेम की जरूरत है। और लीफ में दोनों जगह मैंने दिखा दिया कि स्टेम से कैसे कैसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा लेते हैं, ठीक है ना। प्रोपेग्यूल्स होता है, तो सबको प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। जितना मैंने देखा है, बुलबिल को देखा है मैंने, जो है सो लीफ बर्ड को देखा, ऑफसेट को देखा, ये सब को हम लोग जो है सो क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। और यहीं से कहानी हमारी बढ़ते बढ़ते हमने सबको लगभग देख लिया। तो प्लांट डेवलप कैसे करता है, तो प्लांट इसी नोड्स से डेवलप करता है। नोड्स प्लांट है, ये डिवाइडिंग सेल यहाँ पर होता है, या इसके पास नोड्स और प्लांट्स पर डिवाइडिंग सेल होता है। और जैसा ही मॉइस्चर मिलता है, ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर उत्पन्न करेगा और प्लांट डेवलप कर जाएगा। ऐसा ही प्लांट डेवलप करता है, बात समझिएगा। तो हमने किसको किसको देखा, तो हमने लोअर ऑर्गेनिज्म में जो है सकी देखा कि लोअर देख रहे हैं। हमने देखा, सबसे पहले देखा यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में मैंने देखा कि फ्यूजन होता है। यूनिसेलुलर में भी दो देखा, एक प्रोकैरियोट देखा, एक यूकैरियोट देखा। प्रोकैरियोट में देखा कि फ्यूजन होता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, मोनेरा में। प्रोटिस्टा में हमने दोनों चीज देखा, फ्यूजन भी देखा, स्पोरुलेशन भी देखा। फंजाई में भी देखा मैंने, स्पोरुलेशन देखा, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग बढ़े तो हमने बर्डिंग को देखा, हाइड्रा में बर्डिंग देखा, ठीक है ना, बर्डिंग को देखा। और इस सब से हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग देखा कि इस सब में एसेक्सुअल जो है सकी फेवरेबल कंडीशन हुआ, एसेक्सुअल हुआ, अनफेवरेबल हुआ। अच्छा, ये लोअर ऑर्गेनिज्म एक सबसे बड़ी बात है, इसका कॉमन मेथड तो है एसेक्सुअल, लेकिन जब अनफेवरेबल हो जाता है तो उसमें सेक्सुअल होना शुरू होता है। और हायर प्लांट में जाते हो तो वहां पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है हायर प्लांट में, और एनिमल में तो सिर्फ सेक्सुअल ही होता है। तो हमने कहा कि आज के चैप्टर में हम लोग जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग लाइफ स्पैन देखे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा बढ़िया से तहकीकात किए हैं। और आगे फिर हम लोग अब सेक्सुअल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग वहां से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हमारी बारी कहाँ चल रही थी कि यही मुझे अंतर करके दिखाना था कि सबसे लोअर में भी हम लोग लोअर में जाते हैं, तो सब हमने देख लिया कि कैसे कैसे किए हैं। अब हम लोग की बारी ये सेक्सुअल की आती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग पूरी तहकीकात से देखेंगे। मिलते हैं नए एपिसोड में। थैंक यू।